I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt, Uzzu man tasha wa tuzillu man tasha. I pray to Allah Rabbi zidni ilma rabba rahamhuma kama rabbayani sagira. Dear students, assalamu alaikum. Hope so आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आप लोगों के सामने एक पिक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमने ये पढ़ना है। सोशल इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोग, हमने ये पढ़ना है। इन दो चीज़ों पे हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लेवल ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, आपने अगर सोसाइटी को सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है ना, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, तो उसमें आपको दो लेवल ऑफ एनालिसिस चाहिए होंगे। ठीक है, एक हमारे पास आता है जी मैक्रो सोशियोलॉजी और एक होता है माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, हमने देखना है कि ये दोनों जो पर्सपेक्टिव हैं, आप इसको पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, आप इसको लेवल ऑफ एनालिसिस भी कह सकते हैं, सोशलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, अब इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यही पढ़ाया है। माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजी में डिफरेंस भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो था वो हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कि जो सोसाइटी है ये किस तरह, अगर मतलब इसके में बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लोग हैं, स्ट्रक्चर हैं, इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है जी मैक्रो सोशियोलॉजी। साइड पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन है। मैक्रो सोशियोलॉजी क्या होती है बेटा? मैक्रो सोशियोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बात करती है स्ट्रक्चर की, ये बात करती है ब्रॉडर लेवल की, बड़े पैमाने पर। ठीक है, मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, तो जो बड़े बड़ी चीज़ों की बात करती है, ऑन द होल सिस्टम की बात करती है। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर पॉइंट पॉइंट जाके बात नहीं करती, ऑन द होल पूरे सिस्टम की, पूरी सोसाइटी की, पूरे कंट्री की, पूरे ग्लोबलाइजेशन की, ब्रॉडर लेवल पर जो बात करती है, डिबेट होती है, उसको हम कहते हैं जी मैक्रो सोशियोलॉजी, उस डोमेन में आती है। और माइक्रो क्या है? अब माइक्रो वर्ड जो है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सोशल लाइफ दैट फोकसेस ऑन सोशल इंट्रैक्शन टिपिकली यूज्ड बाय सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट। अब ये जो इंट्रैक्शन होता है लोगों के दरमियान, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो माइक्रो सोशियोलॉजी के अंडर आता है। उसके अलावा क्या है कि जी फेस टू फेस आपका जो इंट्रैक्शन होता है वो, इसके अलावा ये एक एक बंदे को जाकर स्टडी करती है, यानी डेप्थ में जाकर स्टडी करना, एक एक पॉइंट को जांचना, देखना, परखना, ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? माइक्रो सोशियोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी एंड माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो जो द फर्स्ट लाइन इज़ द फर्स्ट लेवल मैक्रो सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन ब्रॉडर फीचर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के तमाम ब्रॉडर फीचर्स पे किसका होल्ड होता है जी? मैक्रो सोशियोलॉजी का। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट आर यूज दिस अप्रोच टू एनालाइज सच थिंग्स एज सोशल क्लास एंड हाउ ग्रुप्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। के जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं सोशियोलॉजिस्ट वो, और जो कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं वो, ये दोनों जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ना, मतलब ये दोनों पर्सपेक्टिव के सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो मैक्रो सोशियोलॉजी की बात करते हैं, हमेशा बड़े लेवल की। ठीक है, अब ये तो बड़े लेवल की करते हैं, लेकिन स्मॉल लेवल जो माइक्रो सोशियोलॉजी है वो किस डोमेन में आती है, वो किस रेंज में आती है? इन द सेकेंड लेवल माइक्रो सोशियोलॉजी द फोकस इज़ ऑन सोशल इंट्रैक्शन, व्हाट पीपल डू व्हेन दे कम टुगेदर। लोग क्या करते हैं जब आपस में वो एक दूसरे के करीब होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी एक्शन, उनकी रिएक्शन, इन सारी चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है कि ये माइक्रो सोशियोलॉजी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि बिकॉज ईच अप्रोच हैज़ अ डिफरेंट फोकस, दोनों फोकस डिफरेंट है। मैक्रो जो है वो बड़े लेवल की बात करिए, माइक्रो जो है वो छोटे लेवल की बात करिए। ठीक है, तो इनके पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट हैं। अब जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है ना, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव आपने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, 3 पर्सपेक्टिव हैं, पहला फंक्शनल है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है। ठीक है, तो फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, और जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाले हैं वो माइक्रो सोशियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही इस डोमेन में है। उसके बाद आ जाते हैं द मैक्रो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बच्चे? गाइड आवर बिहेवियर्स। स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है, हमें बताती है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हमने इस पर अमल पैरा होना है, इसी को फॉलो करना है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या है? सोशल स्ट्रक्चर्स वो हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा है कि द मैक्रो
सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब हमने पहले मैक्रो सोशियोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव है ना उनकी बात करनी है। उनमें सबसे पहले आता है सोशल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज़ सोशल स्ट्रक्चर गाइड्स अवर बिहेवियर, ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर है ये हमारे बिहेवियर को किस तरह से गाइड करता है, यानी हमने जो काम भी करना है वो इसके अंदर रहते हुए ही करना है। उसके बाद है द सोशलॉजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर की सोशियोलॉजी में सिग्निफिकेंट क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है, ये कितनी अहमियत का हामिल है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर वी नीड टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर। हमें अगर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है तो हमें सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते कि आप सोसाइटी को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा आपका पेपर पैटर्न जिस अब रिलेट कर रहा है। पहले जब मैंने क्लास में बात की थी तो वो और पैटर्न था, लेकिन अब चेंज है। अब बच्चे आपने फोकस करना है एक तो ये कि जो थ्योरीज़ हैं वो किन थ्योरिस्ट ने दी हुई हैं, ठीक है। किसी थ्योरी का मेन आइडिया जो है, मेन आइडिया वो क्या है। इसके अलावा डेफिनेशंस जो हैं बेसिकली, जैसे आपको पता होना चाहिए स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मास्टर रोल, मास्टर स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करती हूँ। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी दैट सराउंड्स अस कंसिस्ट ऑफ द वे दैट पीपल एंड ग्रुप्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क गिव्स डायरेक्शन टू एंड सेट लिमिट्स ऑन आवर बिहेवियर। अब ये एक चीज़ जो हमारे बिहेवियर को सेट करता है, दूसरी चीज़ हमारे पास लिमिट्स होती हैं। सोशल स्ट्रक्चर हमें लिमिट देते हैं कि हमने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। और फिर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर के लोग या ग्रुप्स आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, उनका रिश्ता क्या है, ये सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। सोशल क्लास क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ इनकम एंड एजुकेशन। ऐसे ही होता है ना कि हमारे साथ जैसे हमारे दोस्त यार है, तो जिस मिडिल क्लास से हम हैं इसी तरह हमारे दोस्त होते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आपने किसी बहुत ही फ़कीर गरीब को किसी को दोस्त बना लिया हो, ठीक है, जिसका अपना घर ही ना हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जी कोई अगर इमरान खान है तो उनसे जाके दोस्ती कर ली हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग हमेशा अपनी सोशल क्लास के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हमारी सोशल क्लास क्या होती है कि जहाँ पे एजुकेशन सेम हो, हमारी इनकम भी तकरीबन सेम हो, उसको हम कहते हैं सोशल क्लास। उसके बाद आते हैं स्टेटस क्या होता है। द पोजीशन दैट समवन ऑक्यूपाइज इन अ सोशल ग्रुप आल्सो कॉल्ड सोशल स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है, जो आपको बच्चे, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हैं तो आपको लोग जिस नाम से जानते हैं, जिस मुकाम आपका जानते हैं, आपका मुकाम क्या है, आप जी आ रहे हैं, आप सी आ रहे हैं, तो ये आपका स्टेटस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चर। अब सेकंड कंपोनेंट क्या है, कल्चर है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, सेकंड क्या है, कल्चर। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, अब वही वाला डिबेट आगे चल रही है। पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात होगी, अब दूसरा उसमें कल्चर आ जाता है। कल्चर क्या है, हमने बहुत इस पर डिबेट की है। कल्चर बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, आपकी फोक वेज, मॉरल्स, लॉज, ये सारी चीज़ें आपकी किससे रिलेट करती हैं, आपका लाइफ स्टाइल, ठीक है, आपकी ट्रेडिशंस, ये सब कुछ आपका कल्चर है। तो कल्चर जो है बच्चे ये भी मैक्रो चीज़ है, ठीक है। आप किसी भी ये जाकर नहीं देखते कि फ़लाने बंदे ने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग की है या नहीं। आप ऑन द होल ब्रॉडर लेवल के ऊपर आप कहते हैं ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है, ये जर्मन कल्चर है। तो मतलब आप ऑन द होल कल्चर की बात करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कहते कि पूरे पाकिस्तान में एक सोसाइटी है उसके अंदर इस तरह के लोगों ने ड्रेस पहने हैं, नहीं, हम लोग ऑन द होल पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। सोशल क्लास, अब थर्ड नंबर पर सोशल क्लास, आपकी सोशल क्लास क्या है, जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, जिस क्लास में आप लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि जी ये आपकी सोशल क्लास है। अब सोशल क्लास जो है ये भी ब्रॉडर लेवल पर है। फॉर एग्जांपल जी आप कहते हैं 50,000 आमदनी वाले लोग जो हैं उनको एक साइड पे कर दें, ठीक है, तो 50,000 आमदनी वाले एक साइड पे हो गए। अब आपको ये तो नहीं पता कि जी 50, किसी की 40 भी हो सकती है, किसी की 30 भी हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, आपने लिमिटाइज़ कर दिया, आपने कैटेगरी बना दी कि 50,000 तक की आमदनी वाले एक साइड पे हो जाए। तो ये सोशल क्लास होती है, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो आपके साथ मिलकर एक सोशल क्लास बनाते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या है, वही चीज़ आगे चाहिए, सोशल स्टेटस। अब सोशल क्लास के बाद सोशल स्टेटस आ जाता है, ठीक है। अब स्टेटस वही चीज़ आ गई है कि आपका मकाम, ठीक है। अब आप वो सोशली मकाम, आप सोशली किस तरह से वेल बीइंग है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप वेल एजुकेटेड कहलाएंगे, आपका स्टेटस अच्छे लोगों में शुमार होगा। अगर आप बहुत ही आवारा किस्म के हैं तो फिर ये आपका डल स्टेटस होगा, यानी कि आप अच्छे नहीं हैं या इस तरह, ठीक है। तो सोशल स्टेटस वो होता है, आपकी पोजीशन होती है जो आप किसी भी सोसाइटी के अंदर होल्ड करते हैं, ठीक है, आपके पास होती है वो। इसके बाद क्या है,
कहते हैं कि अब डाउन टू अर्थ सोशियोलॉजी कॉलेज फुटबॉल एज सोशल स्ट्रक्चर। अगर अब मैं आपको कॉलेज फुटबॉल टीम जो है इसकी सोशल स्ट्रक्चर की एग्जांपल दूँ ना, यहाँ पर ये ऐड मतलब ये मैंने जस्ट इसलिए ऐड किया इस पिक्चर को कि मैं थोड़ी सी एलैबोरेशन दे सकूँ आपको, शायद इससे अच्छा मतलब समझ आ जाए। देखें बच्चे, ना तो कभी रोल सेम रहते हैं ना कभी स्टेटस सेम रहता है। ये सारी चीज़ें जो है ये डिफरेंट टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। आपके रोल्स, आपकी चीज़ें, आपकी प्लेस, आपकी जगह कभी भी सेम नहीं होती। लोग रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो हमेशा रिप्लेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो है यहाँ पर कॉलेज की अगर फुटबॉल टीम है तो वहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने 2018 में मैच खेला होगा, लेकिन 2020 के अंदर हो सकता है उनमें से कोई एक जो है वो मर गया हो सकता है उनमें से किसी की जॉब होगी, हो सकता है उनमें से कोई अब्रॉड चला गया हो, बाहर चला गया हो सकता है किसी के पास जॉब हो और वो उसके पास टाइम ही ना हो इस काम का कि वो आए और मैच अपना जो है वो कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जब सब चले गए तो एक नई टीम बनेगी। हमेशा लोगों को लोग रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ भी इस दुनिया में जो है वो ऐसे हमेशा के लिए नहीं रहती, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कॉलेज की जो टीम है उसके आप प्लेयर थे, आप 5 साल पहले जो थे वो खेला करते थे। अब 5 साल बाद आपका विज़िट हुआ, आप अपने ही कॉलेज में आए, अब आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं और आप देख रहे हैं, आपके माइंड में वो सारी सीनरी घूम रही है कि किस तरह मैं वहाँ पर खड़ा होता था, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा होता था, हम लोग इस तरह बॉल को हिट करते थे। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो। अब आपको किन चीज़ों ने रिप्लेस कर लिया? फुटबॉल टीम भी वही है, एक नई टीम है, मेंबर्स 11 तो वो भी 11, नेट भी लगा हुआ है, पूरा ग्राउंड भी है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है? सेमनेस नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर हमेशा रहता है, ठीक है। कॉलेज के अंदर कोच भी होंगे, प्लेयर्स भी होंगे, फुटबॉल्स भी होंगे, ग्राउंड्स भी होंगे, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन क्या सेम नहीं रहता? इंसान सेम नहीं रहता, ठीक है। इंसान चेंज होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, तो लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहते हैं, उनके अंदर जगह जो लोगों की है या रोल वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं हमारी सोसाइटी है, इसमें एजुकेशन है, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं कभी? आप कहें कि जी एजुकेशन को ही ख़त्म कर दो, नहीं। आप स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, आप जो भी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे एजुकेशनल, लेकिन आप एजुकेशन जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये अभी आपको एग्जांपल मैंने इसकी क्लियर की है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटसेस, ठीक है। जो स्टेटस होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब बच्चे देखें यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ स्टेटस। आई होप सो आप लोगों के पास ये पिक्चर सही क्लियर आ रही होगी। इसमें जो अब आपको मैं दे रही हूँ व्यूज़, ठीक है। स्टेटस सेट पहला है, स्टेटस सेट, ठीक है। स्टेटस सेट क्या होता है? Here is the definition of status set. All the statuses of positions that an individual occurs, ठीक है। जितनी भी आपकी पोजीशंस होती हैं आप उसको अकर करते हैं, ठीक है। आपकी पोजीशंस होती हैं, आपके रोल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटस सेट। मेरे पास ये पिक्चर सही नहीं हो रही, मतलब ये वेविंग पे बहुत आ रही है, तो आप लोग को पता चल गया कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो बुक सामने खोल के रखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, स्टेटस सेट। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है बेटा? ये एक पोजीशन होती है, ये एक ऐसा स्टेटस होता है जो आपको बाय बर्थ दिया जाता है। जब आप पैदा होते हैं ये तभी आपको दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी नस्ल, ठीक है, आप किस फैमिली से हैं, सैयद फैमिली से हैं, राजपूत हैं, वट जो भी आपकी फैमिली, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव से मतलब से ही समझ आ रहा है कि जो स्टेटस आपने अचीव किया हुआ हो उसको हम कहते हैं अचीव, अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ हो, ठीक है। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता, आपको मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। उसके बाद मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस बच्चे वो होता है जिससे आपकी पहचान होती है, ठीक है। जो फर्स्ट आपके किसी भी बंदे को देखने के बाद जो पहला इंप्रेशन, पहला किसी भी दूसरे इंसान के जहन में जाता है ना कि यार ये बंदा है या ये तो वो है, मतलब जो पहली चीज़ से आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, किसी को पहचानते हैं, वो होता है उसका मास्टर स्टेटस। इसी के मास्टर स्टेटस यही है, मतलब इसको मैंने एलैबोरेट कर दिया। अब टाइप्स ऑफ स्टेटस ये सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। बुक के अंदर भी जो इसकी दी हुई है ना स्क्राइब्ड और ये चीज़ें, यही सेम है, मैंने बस उसको समराइज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज़ स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। बेटा जब आपके पास स्टेटसेस हों बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपको समझना है कि मैंने किस स्टेटस एक को लेकर चलना है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस
इनकन्सिस्टेंसी और डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक औरत है 40 साल की है, अब वो शायद एक माँ भी हो, एक डॉक्टर भी हो या जो भी, लेकिन अब वो एक 20 साल के लड़के के साथ डेट पर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कि स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी है, कि वो औरत कंसिस्टेंट ही नहीं है भाई, वो अपने मतलब लॉयल ही नहीं है अपने स्टेटस के साथ, उसको इतने काम करने हैं, लेकिन वो क्या कर रही है कि वो डेट कर रही है एक 20 ईयर्स के बॉय को, जो कि बिल्कुल एक तो कल्चरली भी गलत है और वैसे भी उसके स्टेटस पे तो ये सूट ही नहीं करता, लेकिन वो ऐसा कर रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी साइड पे है, रैंकिंग हाई और सम dimensions of social status and low on others also called status discrepancy। मैंने इस डेफिनेशन को बहुत इजी वर्डिंग में आपको कॉन्सेप्ट दिया है, होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन लाइक वो बात आ जाती है कि आपको जैसे ईडियम्स नहीं दिए हुए होते हैं कि लिखा कुछ और होता मतलब कुछ और होता, तो ये सेम इज़ द केस विद दैट डेफिनेशन। तो मैंने आपको ईजी वर्डिंग में उसको कर दिया एलेबोरेट। उसके बाद देखें बच्चे, इसी के नीचे एक डेफिनेशन है रोल। रोल आपका रोल, किरदार जिसको आप कहते हैं, द बिहेवियर्स ऑब्लिगेशंस एंड प्रिविलेजेस अटैच टू अ स्टेटस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रोल। हमारे स्टेटस के साथ जितनी चीज़ें जो हमें ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, जो हमने किरदार निभाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट हैं, ये हमारा स्टेटस है, तो इसके साथ साथ हम लोगों को टाइम का पाबंद होना पड़ेगा, पंचुअल रेगुलर होना पड़ेगा, अच्छी असाइनमेंट्स देनी पड़ेंगी, क्लास पे फोकस करना पड़ेगा, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी। तो ये सारे आपके रोल्स हैं, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आपके सारे रोल्स हैं ये वाले, समझ आई। रोल की बात, रोल को यहाँ पर एलेबोरेट किया है, कहता है कि ये विलियम शेक्सपियर ने, आप सब में से किसी ने भी, या आई होप सो किसी एक ने तो पढ़ी ही होगी इसकी, विलियम शेक्सपियर की ये जो पोएम है, वो कहता है कि you were born रोल द बिहेवियर ऑब्लिगेशन एंड प्रिविलेज अटैच टू अ स्टेटस। आपके स्टेटस के साथ जो जो चीज़ें अटैच होती हैं उसको हम आप कहते हैं कि ये इस बंदे का रोल है। सोसाइटी वॉज वेटिंग विद आउट स्ट्रेचेज आर्म टू टीच यू हाउ इट एक्सपेक्टेड यू टू एक्ट एज अ बॉय और एज अ गर्ल। ये सोसाइटी होती है और ये हमेशा तैयार रहती है ये देखने के लिए कि आपको एक लड़का या लड़की या माँ बाप वट जो आपका स्टेटस है उससे रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किरदार हैं, क्या आप अपना रोल सही प्ले कर रहे हैं, क्या आप अपना रोल सही निभा रहे हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। रोल की बात होगी, अब ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन है ऑन द टॉप ऑफ द पेज, people who interact with one another and who believe that they have in common is significant, also called a social group। अब ग्रुप क्या है बच्चे, जब आपकी करेक्टरिस्टिक सेम हो, सिमिलर हो, ठीक है, आप में चीज़ें सिमिलर होती हैं तो आप ग्रुप बनाते हैं ना, जब आप एक जैसे दिखते हैं, या फिर आपकी क्लास का ग्रुप हो सकता है, या जो सेम पढ़े लिखे हैं उनका ग्रुप हो सकता है, तो सिमिलैरिटी होना ग्रुप के अंदर ज़रूरी है, ठीक है। और पीपल, जो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो यानी बातचीत कर रहे हो, इसी तरह ग्रुप बनता है। ग्रुप कभी ऐसे तो नहीं बनता कि एक बंदा उठे दूसरे से बात कर रहा हो, नहीं, जैसे ज़्यादा से लोग आपस में बातचीत कर रहे हों या कुछ कर रहे हो, कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ग्रुप है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये भी इसी के नीचे दिया हुआ है, द ऑर्गेनाइज्ड यूजुअल और स्टैंडर्ड वेज बाय विच सोसाइटी मीट्स इट्स बेसिक नीड्स। अब आप जब सोसाइटी ने अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना है ना, तो वो किसके ज़रिए वो किसके ज़रिए कर सकती है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, हमारा मज़हब हमारा सबसे बड़ा, इदारे यानी, ठीक है, इदारों से क्या कि सोशल इंस्टीट्यूशन के, ये सोशल इंस्टीट्यूशन आपको बताते हैं कि आपने अगर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, आपकी ज़रूरियात को पूरा करना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रुप क्या होता है, एक तो हमने कहा कि जी जो लोग आपस में सेम स्टेटस रखते हैं, सेम क्लास रखते हैं, वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, इनकी नॉर्म्स, इनके बिलीव्स, ये सेम होते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब वही बात आ गई कि मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया, वही सेम चीज़ इधर भी इलेबोरेशन उसी की इसी तरह है कि द टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन में सीम कोल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट, कि आपको बड़ी अजीब सी लगे कि माशरती इदारे क्या होते हैं, लेकिन माशरती इदारों के बगैर कोई भी आपकी सोसाइटी जो है, कोई भी सोसाइटी दुनिया की, वो नहीं चल सकती, क्योंकि जब इदारे ही मौजूद नहीं हैं, जब इदारे ही नहीं हैं, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, तो आप किस तरह कहते हैं कि भाई सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी तरह से मूव कर सकती है, ठीक है। और आपने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है तो आपको इदारे बताते हैं, इंस्टीट्यूशंस बताते हैं, ये सारा कुछ कि आपने किस तरह अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है। उसके बाद आ जाते हैं कंपेयरिंग फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब आपने
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कंपेयर करना है, ठीक है, कि इनमें सेम क्या है, इनमें डिफरेंट क्या है, ये चीज़ें हैं। बहुत इजी है, बुक से अगर आप ना भी पढ़ें, आपके माइंड के अंदर मेरा ख्याल है कि हमने जितनी अभी तक पर्सपेक्टिव्स पे बात की है, आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका मेरा फर्स्ट लेक्चर था, फिजिकल क्लास थी, उसके अंदर कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो पहले मैं आपको अपनी वर्डिंग में ही इलैबोरेट करूँगी, क्योंकि मैंने ये जितना भी हाईलाइट किया है ये बेशक आप एक बार पढ़ेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको देने के बाद आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी गो थ्रू ये हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जी। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, ये कहता है कि जो सोसाइटी है ना इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। अगर एक इंस्टीट्यूशन, एक माशरती इदारा भी गलत काम करता है, अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपना रोल सही तरह से प्ले नहीं करता है, नहीं अपनी अदा करता रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर पूरी सोसाइटी जो है वो ख़राब हो जाती है, ये इनका कहना है। दूसरी साइड पे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही झगड़ा और तजाद है, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये इनइक्वालिटी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर बराबरी है ही नहीं। लोग जो हैं उनके पास, कुछ लोगों के पास बहुत दौलत है, कुछ लोग जो बिल्कुल कंगले हैं, ठीक है। वही बात आ जाती है कि कार्ल मार्क्स भी कहता है ना कि वो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ही है, और उसी से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव निकला है, उसी के व्यूज़ से, कि वो भी कहता है कि एक क्लास जो है वो बोर्जर्स की है जिनके पास दौलत है, माल है, और दूसरी जो है वो प्रोलेटेरिएट हैं जो बेचारे मज़दूर हैं, दिहाड़ियों वाले लोग हैं। तो ये चीज़ कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, दौलत की तकसीम, वो बहुत गलत तरीके से हुई है। तो अब हमने देखना है कि इनके दरमियान कंपैरिजन जो है सोशल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग किस तरह है, ठीक है। तो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन ग्रुप इज़ टू सर्वाइव। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है इंसान की, कि सर्वाइव करना, अपनी जान बचाना, अपनी बका हासिल करना, ठीक है, ये नहीं कि वो मर जाए, उसको लड़ना उसके माहौल से और आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऑल सोसाइटीज इस्टेब्लिश कस्टमरी वेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। हर सोसाइटी अपने तरीके ईजाद करती है जिससे वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट सोसाइटी इज़ विदाउट सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर सोसाइटी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बगैर हो तो सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस ही आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि अगर आपके अंदर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है तो आपकी सोसाइटी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके अंदर इंसान सर्वाइव करें वो तो बहुत दूर की बात है ना, आपकी सोसाइटी ही सर्वाइव नहीं कर सकती, उसका वजूद ही बरकरार नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब कुछ वो पॉइंट्स बता रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को एलेबरेट कर रहा है, दैट इज़ रिप्लेसिंग मेंबर्स। वही बात आ जाती है कि मैंने आपको अभी पढ़ाया उसके अंदर कि रिप्लेसिंग मेंबर्स होता क्या है। रिप्लेसिंग मेंबर्स बच्चे क्या है कि इदारा हमेशा वहीं रहता है, लोग बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपकी एक टीचर नहीं है तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है, लेकिन इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि आपका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, आपके इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। मकसद क्या है कि रिप्लेसिंग मेंबर, ये आपके जो वर्कर्स हैं, आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं, तो सिस्टम कभी स्टॉप नहीं होता। और सेकेंडली वो कहते हैं सोशलाइजिंग न्यू मेंबर्स। अब न्यू मेंबर जो है, न्यू कमर्स होते हैं किसी भी इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो उनको सोशलाइज़ करना। जैसे दुनिया में इंसान आता है तो उसको सोशलाइज़ कौन करता है, उनको कौन सिखाता है कल्चर, उनको कौन उठना बैठना सिखाता है, उनकी फैमिली सिखाती है। तो सोशलाइज़ करना यानी क्या मतलब है कि लोगों को सिखाना कि किस तरह से उन्होंने अपने रोल्स, अपनी ड्यूटीज़, अपना स्टेटस हासिल करना है, रोल किस तरह से अदा करना है, ये सारी चीज़ें सिखाना। और ये सिखाता कौन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैमिली आपकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड एंड सर्विसेज। अब गुड एंड सर्विसेज क्या है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, मईशत के इदारे, वो गुड एंड सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन ही ना हो तो किस तरह से आपको कोई चीज़ मिले, जब आपकी एक मईशत ही नहीं है, आपका निज़ाम ही नहीं है, तो किस तरह आप अपनी बेसिक नीड जो है, खाना पीना या मतलब आपकी क्लॉथिंग्स या कपड़े वगैरह, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर प्रोड्यूस ही ना किया जाए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट ही ना किया जाए, अगर इदारा ही ना हो, अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ना हो, आपके पास स्ट्रक्चर ना हो, तो किस तरह से आप स्टेबल रह सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, आप नहीं रह सकते। फोर्थ है जी प्रिजर्विंग ऑर्डर। सोसाइटीज़ फेस टू थ्रेड्स ऑफ डिसऑर्डर, वन इंटरनल एंड द अदर एक्सटर्नल।
दो तरह के थ्रेट्स होते हैं हर सोसाइटी को। एक होता है अंदरूनी, यानी कि अंदर लोग जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। एक होता है बैरूनी, कि हो सकता है कि कोई कल्चर या कोई और सोसाइटी इतनी हम पे हमला कर दे या धावा बोल दे या इतने उसकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाएँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ख़राब हो जाए। तो दो तरह के थ्रेट्स हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस। नंबर 5 है ये, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस। अब देखें बच्चे, बंदा पैदा हो गया लेकिन उसको ये वो बड़ा हो रहा है, सोशलाइज हो रहा है, लेकिन अगर उसको यही नहीं पता कि उसका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, या फिर उसका मकसद क्या है, किसी स्टेटस के साथ कौन कौन सी उसकी ड्यूटीज़ है उसने फुलफ़िल करनी है, उसने पे करनी है, उसने सब कुछ जो भी चीज़ करनी है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस बताते हैं कि मकसद क्या है किसी चीज़ का, मकासद से आगाह करते हैं, अवेयर करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का। उसके बाद जी द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। हियर इट इज़, मैं जूम कर रही हूँ, आप लोगों को शायद थोड़ा सा मोबाइल को ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो होप सो इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है, कर लीजिएगा। अच्छा जी, द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वही बात आ जाती है कि मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट कहते क्या हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि they do not view social institutions as working harmoniously for the common goods। वो कहते हैं ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, ये कोई कॉमन गुड्स के लिए काम कोई नहीं कर रहा, वो इनके अपोजिट है, फंक्शनल के अपोजिट है। वो कहते हैं कि कोई नहीं इंस्टीट्यूशन काम करे। वो कहते हैं इंस्टीट्यूशन सिर्फ उनके अंडर है जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग इलीट है ना, ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ दिस इलीट ग्रुप सिट ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है। यानी जो एलीट क्लास है, जो हैव्स हैं, जो बोर्जोइज़ हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार लोग हैं, प्रॉफिट कमाने वाले हैं, वो लोग जो हैं वही आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी आपके लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनके पास पैसा होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये भी डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि ये कभी भी गरीब को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये किसको सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा उनको, जो कि बहुत अमीर हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह चेंज होता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये हमेशा स्टैटिक रहने वाली चीज़ है कि सोशल स्ट्रक्चर हमेशा मौजूद रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवर सोशल स्ट्रक्चर इज़ नॉट स्टैटिक। हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है, इंस्टीट्यूशन हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर जो है वो टाइम के साथ साथ स्टैटिक टाइम के साथ साथ जो है वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है, ठीक है। इन कंटिन्यूसली evolves as it responds to changing values, to new technology and to contact with cultures around the world. These changes have vital effects on our lives, sometimes in dramatic ways. Globalization is one of the best example. वो कहते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज होता है। अगर वो चेंज होना है तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वही बात आ जाती है ना कि पूरी दुनिया को आप देख के चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जब उनमें चेंज आ रहा है, आपके कल्चर डिफ्यूज़ हो रहा है, आपके कल्चर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है कल्चर एक जगह से दूसरी जगह, पूरी दुनिया आपस में जो है वो गिव एंड टेक की पॉलिसी कर रही है, फिर वो हर एक चीज़ के अंदर, तो तब जाकर आपके जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ चेंजेबल होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी वैरायटी आती है। इसके बाद हमने अब पढ़ना है कि व्हाट होल सोसाइटी टुगेदर। ये आपका एक न्यू टॉपिक है, आप समझ लें इसको कि न्यू टॉपिक है। इससे किस तरह से, अभी वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। अच्छा बच्चे, क्या है जो हमारी सोसाइटी को जोड़े रखती है, वो कौन सी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को जोड़े रखती है, ठीक है, किस वजह से हमारी सोसाइटी इकट्ठी है, कंबाइन है, तो वो है सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। सोशल सॉलिडेरिटी, सॉलिड होता है ना मजबूत, सॉलिडेरिटी जो इस चीज़ ने इकट्ठा किया हुआ हो, ठीक। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है कि स्टार्टिंग विद अ बिट ऑफ हिस्ट्री, कि अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें तो शुरू से ही इंसान इकट्ठे रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है, उनकी बका कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि वो अकेले एक माहौल के अंदर रहें और वो अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर लें, बल्कि उनको इकट्ठा होना पड़ता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। उसमें अब दो टाइप की आ जाती है सोसाइटी की टाइप्स। एक है जी मैकेनिक और दूसरी है ऑर्गेनिक। बच्चे याद रखने की बात यह है कि मैकेनिक कौन से वाली है, ऑर्गेनिक कौन से वाली है, और ये दोनों टर्म्स किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो जी ये दोनों टर्म्स सोसाइटी की इंट्रोड्यूस करवाई हैं इमाइल डरखेम ने, ठीक है। इमाइल डरखेम ने 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एंड द अदर इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है। अब मैकेनिकल कौन सी होती है और ऑर्गेनिक कौन सी होती है, पहले हम देखते हैं कि ये सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन जो है ये क्या है।
सोशोलॉजिस्ट इमाइल डरखेम वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ सोसाइटीज़ मैनेज टू क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन, कि सोसाइटीज़ जो है वो आपस में सोशल इंटीग्रेशन किस तरह बनाती, किस तरह से वो आपस में मजबूत होती हैं और एक दूसरे के साथ चलती हैं, क्या होता है उनके बीच। देयर मेंबर्स यूनाइटेड बाय शेयर्ड वैल्यूज़ एंड अदर सोशल बॉन्ड्स, उनके जो मेंबर हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो एक जैसी उनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान में क्या क्रिएट हो जाती है, सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी। बाय दिस टर्म डरखेम meant that people who perform similar tasks develop a shared way of viewing life। अब मैकेनिकल क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो आपका दही माशरा होता है ना, वो वाली सोसाइटी, कि इस तरह के इन मैकेनिकल सॉलिडारिटी के अंदर जो लोग होते हैं, इनके अंदर एक तो ये कि इनमें सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ये एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और एक दूसरे को बहुत मतलब क्लोजली जानते होते हैं, इनमें प्यार मोहब्बत के जज्बात बहुत होते हैं, इनकी किनशिप टाइज जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर बंदे का एक स्पेसिफिक काम होता है जो उसने करना होता है और वो चेंज भी होता रहता है। उसके बाद हम दूसरी टाइप पे आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। बच्चे ऑर्गेनिक जो होती है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म है इसके आप अपना शहरी मुआशरा आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग जो है वो अपने मतलब गुलाम होते हैं अपने काम के। ठीक है, उनको वेजेस दी जाती हैं। ठीक है, उनको कोई वो इम्पर्सनल होते हैं, उनके ताल्लुकात सती नोयत के होते हैं, उनमें कोई जोश गर्मी नहीं होती ताल्लुकात के अंदर के, वो बड़े मोहब्बत और हमदर्दियाँ नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली बड़े सती ताल्लुक के, बड़े कोल्ड से वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उनके अक्सर ऐसे होता है कि ज़ात पात का उनमें निज़ाम जो होता है वो बड़ा डिफरेंट सा होता है, उनके बिलीव्स वैल्यूज़ नॉर्म्स चेंज होती हैं। तो ये जो टर्म है ये है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि कौन सी टाइप सोसाइटी की जो है वो किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब हम फर्डिनेंड टोनियस को पढ़ते हैं। फर्डिनेंड टोनियस जो है ना बच्चे, फर्डिनेंड टोनियस ने दो टाइप ऑफ सोसाइटी दी है। इमाइल डरखेम के बाद इसकी बारी आती है, इसने दो टाइप दी हैं। एक इसकी है गेमनशॉफ्ट एंड गेजलशॉफ्ट। अब जो गेमनशॉफ्ट है वो क्या है और जो गेजलशॉफ्ट है वो क्या है, तो ही यूज़ द टर्म गेमनशॉफ्ट, जो फर्स्ट वाली है ना ये, he used the term Gemeinschaft, he used the term Gemeinschaft or intimate community to describe the village life। वही बात आ जाती है सेम कि विलेज लाइफ जो है वो है गेमनशॉफ्ट। विलेज लाइफ मैं फिर बता रही हूँ, विलेज लाइफ वाली कौन सी है टाइप सोसाइटी की, जिसमें सारे वो दही माशरे वाली सारे खूबियाँ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी वही वाला कि जी मकान आपके नज़दीक होते हैं, प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे की हमदर्दी बहुत करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो इस चीज़ को उसने क्या कहा कि गेमनशॉफ्ट है। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है गेजलशॉफ्ट। गेजलशॉफ्ट क्या है कि आप कह सकते हैं इसको आपका जो शहरी माशरा है। बेसिकली बच्चे नाम चेंज है, बस वही बात है जो इमाइल डरखेम ने अपनी सोसाइटीज़ में किया, बस उसने नाम और दे दिए, इसने नाम और दे दिए, और मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, जो अब जैसे ये गेजलशॉफ्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, गेजलशॉफ्ट, तो गेजलशॉफ्ट है आपका शहरी माशरा जो होता है, शहरी कम्युनिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि इसमें लोग वही थोड़े टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, लोगों को एक दूसरे की कोई इतना पता नहीं होता कि ये कहाँ से आया, कौन है, कहाँ है। लोग सहूलियात के लिए बस, और काम काम काम, इनका यही एक लोगो होता है, इनका मोटिव यही होता है कि काम करें और पैसा कमाएं। इनके अंदर वो जो हमदर्दियाँ और वो एहसासात, इनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, ये चीज़ें इतनी पुख्ता नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सेम है। अब ये याद रखना कि गेमनशॉफ्ट और गेजलशॉफ्ट किस बंदे ने दी है, ये दी है फर्डिनेंड टोनिस ने। और जो है सॉलिडारिटी वाली है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये किसने दी है, ये इमाइल डरखेम ने टर्म्स दी हैं, इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये देख सकते हैं आप, इन सम वेदर द टर्म आर गेमनशॉफ्ट और गेजलशॉफ्ट। अब ये दोनों बेशक टर्म्स गेमन हो या गेजल हो, ठीक है, और मैकेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, दे इंडिकेट दैट अ सोसाइटी चेंज, सो डू पीपल ओरिएंटेशंस टू लाइफ। ठीक है, अब जब सोसाइटी चेंज होती है तो लोगों की ओरिएंटेशन, लोगों की बेसिक नीड्स, लोगों की जो वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं सोसाइटी के साथ साथ। देखें बच्चे, जो गांव में रहते हैं, जब वो शहरों में मूव कर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं जो वो शहरों की जाकर अपना लेते हैं। तो लोग चेंज होते हैं किस तरह, अगर उनकी सोसाइटीज़ के अंदर चेंज आए, उनकी मतलब वो सोसाइटी चेंज करें, जैसे गाँव से शहर में आ गए या शहर से गाँव में चले गए, तो ऑटोमेटिकली ये जो माइग्रेशन होती है, शिफ्टिंग होती है, इसके साथ उनकी ओरिएंटेशन जो होती है लाइफ की तरफ, उनका समझना ज़िंदगी को, वो चेंज हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं द माइक्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशल इंट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब आप देखें
कि माइक्रो, अब हमने पहले वो मैक्रो का सारा पढ़ लिया, ओवरऑल हो गया, अब हमने बात करनी है जी माइक्रो की। माइक्रो किस तरह, सोशल इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब बात तो यही है ना कि छोटे लेवल पर आपने पढ़ना है, लोग किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग आपस में किस तरह एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को क्या सीन है, क्या जो आपके इदारे हैं, माशरती इदारे, इंस्टीट्यूशन, क्या वो लोगों को सही अपनी खिदमात फ्राहम कर रहे हैं, क्या सर्विसेज उनकी ठीक है, लोगों को कितने मसले हैं, क्या है, लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइक्रो सोशियोलॉजी में पढ़नी है। अब आप ब्रॉडर लेवल पर बात नहीं करेंगे कि इंस्टीट्यूशन की, स्ट्रक्चर की, अब आप बात करेंगे माइनर लेवल के ऊपर, अब आप बात करेंगे माइक्रो लेवल के ऊपर, छोटे पैमाने पर। और छोटे पैमाने पर आते हैं ह्यूमंस। अब आप ह्यूमंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से अपनी लाइफ जो है उसको स्पेंड करते हैं। तो जी इसमें द माइक्रो सोशोलॉजिकल, अच्छा ये वही वाली अभी मैंने आपको इसकी इलैबोरेशन दी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म। बच्चे देखें, जो माइक्रो सोशियोलॉजी है वो किसकी बात करती है, सबसे मेन चीज़ है उसकी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म की बात करती है। मैंने यहाँ साइड पर एक डेफिनेशन लिखी है, अ थिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स इज़ कॉल्ड सिंबल। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो किसी और चीज़ की नुमाइंदगी करती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ठीक है, सिंबल्स देखते हैं ना आप कि सिगरेट होता है, उसके ऊपर कट लगा हुआ होता है, क्रॉस लगा हुआ होता है, कि पिक्चर बनी हुई होती है सिगरेट की और ऊपर एक गोल दायरा और उस पर क्रॉस की, इसका मतलब है आप यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह फ़ोन है आपका, तो फ़ोन के ऊपर क्रॉस के आप फ़ोन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने वही बात की थी कि फ़्लैग हमारा वो है तो कपड़ा, लेकिन हमने क्या किया, उसके साथ मीनिंग्स अटैच कर दिए। अब वो एक सिर्फ कपड़े का टुकड़ा हमारी पूरी जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसकी नुमाइंदगी करता है, तो सिंबल हुआ ना। मस्जिद जो है वो हमारा सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है हमारा, कि ये हमारा मज़हब जो है इस चीज़ की जो है हमें प्रेजेंटेशन देता है कि हमारे पास इस तरह के इदारे होने चाहिए। तो वो हमने कहा कि जी मस्जिद हमारी सिंबल है, हमारा, हमारे लिए डिग्निटी है, हमारे लिए अहम है, रिलीजियोसिटी अहम है। अच्छा, अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म जो है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म आपने क्या पढ़ना है इसके अंदर, इंटरेक्शन के अंदर, अफेक्ट्स देयर बिहेवियर एंड ओरिएंटेशन टू लाइफ। ये जो होता है ना, ये लोगों के बिहेवियर और ओरिएंटेशन टू लाइफ देखता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह से काम कर रहे हैं, रोल्स, वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों पे ये बहस करता है। ठीक है, लोग लोगों को किस तरह जज करते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कोई किस तरह स्माइल कर रहा है, यानी माइनर लेवल पर आकर अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तो ये डेफिनेशन साइड पे लिखी हुई है सिंबल की, ये आपको आनी चाहिए। दूसरी बात कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने आपको इसकी दी है कि ये माइक्रो होता है हमेशा, सिंबॉलिक और माइक्रो ये दोनों समझे बिल्कुल एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है स्टेरियोटाइप्स इन एवरीडे लाइफ। अब स्टेरियोटाइप डेफिनेशन इसकी आगे है, वहाँ पर भी इलेबरेट कर दूंगी, लेकिन स्टेरियोटाइप्स बेसिकली होते क्या हैं बच्चे, स्टेरियोटाइप होते हैं एवरीडे लाइफ में आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं स्टेरियोटाइप्स को। You also know that when you first meet someone, you notice certain features of the individual, especially the person's sex, race, एज, हाइट, बॉडी शेप एंड क्लॉथिंग। आप पहली बार जब किसी को भी देखते हैं ना, तो आप क्या अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं कि अच्छा इसकी एज इतनी होगी, इसका कलर ऐसा है, ये ऐसी पढ़ाती है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट अपीयरेंस ही देखी जाए कि आप जब भी किसी को देखते हैं, आप कहते हैं कि जी ये हमारी टीचर है, आपके पास कोई नई टीचर आती हैं तो आप उनको देख के आप सारे एक तो वो अपने अंदाज़े शंदाज़े लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि ये हमें कैसा पढ़ाएंगी, फिर आप अपने माइंड के अंदर ये सोच लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाएंगी। तो स्टेरियोटाइप बेसिकली यही होता है बच्चे, जब हम किसी के बारे में कोई अपनी परसेप्शन बना लेते हैं ना, और फिर हम कहते हैं कि ये बंदा इसी तरह का एक्ट करेगा, जैसे हमने सोचा ये बंदा बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, इसको हम कहते हैं कि स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, पर्सनल स्पेस। अब बच्चे पर्सनल स्पेस क्या होती है, आपका दूर रहना। ठीक है, अब हर बंदा जो होता है उसके इर्द गिर्द एक पर्सनल बबल, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है पर्सनल बबल। ठीक है, हम घिरे हुए हैं अपने पर्सनल बबल के साथ। कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां होंगी, शायद उनको लगता होगा कि किसी लड़के से बात करनी है तो 1 फुट का फासला भी ठीक है। कुछ लड़कियां होंगी जिनको लगता होगा कि 2-3 फुट के फासले पे खड़ा होना चाहिए। कुछ लड़कियां होंगी जिनको लगता होगा कि हमें बहुत दूर से ही बात कर लेनी चाहिए, और कुछ ऐसी भी होंगी कि जिनको लगता होगा कि हमें सिर्फ मोबाइल पर ही उनसे बात करनी चाहिए, हमें तो उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि सामने जाकर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो आपका जो है ना पर्सनल बबल, ये डिफ़र करता है। आपके साइडों पे गुब्बारा समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बहुत इजी वर्डिंग के अंदर, कि अगर आपके साइडों पे एक लिमिटेशन है, हर बंदे ने अपना पर्सनल बबल बनाया जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। उसको लगता है कि नहीं ये हमारी स्पेस है पर्सनल, हम इतनी स्पेस मेरी होनी चाहिए, किसी से बात करते हुए कोई लड़की या कोई लड़का मेरे इतना नज़दीक ना आए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पर्सनल स्पेस है। अब देखें बच्चे, हम ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, हम इंसानों को छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तभी हमने देखा ना कि उनके अंदर फासला
कितना हो, लोग क्या सोचते हैं इन फासलों के बारे में, उनके पर्सनल बबल्स कितने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वो किस तरह से माइक्रो लेवल पे काम करता है। उसके बाद स्टेरियोटाइप मैंने आपको पढ़ाया, मैं यहाँ से समझा देती हूँ। स्टेरियोटाइप वर्क के, स्टेरियोटाइप जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेरियोटाइप की, ये वर्क कैसे करती है। फर्स्ट चीज़ है कि वी सी फीचर्स ऑफ पर्सन ऑफ और हियर थिंग्स अबाउट द पर्सन। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंसान को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या उसके बारे में हमने कुछ सुना हुआ होता है कि ये कोई बड़ा चंगा बंदा है। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है, वी फिट व्हाट वी सी और हियर इनटू स्टीरियोटाइप एंड देन एक्सपेक्ट द पर्सन टू एक्ट इन सर्टन वेज। और फिर हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अपने माइंड के अंदर ये बना लेते हैं कि जैसे हमने सोचा या जैसे हमने सुना ये बंदा बिल्कुल उसी तरह काम करे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, हाउ वी एक्सपेक्ट द पर्सन टू एक्ट शेप्स और एटीट्यूड एंड एक्शन। कहता है कि फिर हम किस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने सोचा हुआ है अगला बंदा फ़ौरन उसी तरह का काम करे। फिर फ्रॉम हाउ वी एक्ट द पर्सन गेट्स आइडिया ऑफ हाउ वी परसीव हिम और हर। फिर हम लोग जब उस बंदे को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर हम लोग क्या कि वो जैसा वो करता है उसी तरह का हम उसको आगे से परसीव करते हैं, हम उसी तरह का ख्याल उसके बारे में बना लेते हैं। लास्ट पे क्या है, द बिहेवियर ऑफ द पर्सन चेंज टू मैच अवर एक्सपेक्टेशन थस कन्फर्मिंग द स्टीरियोटाइप। और अगर वो बंदा जो है, द बिहेवियर ऑफ द पर्सन चेंज टू मैच अवर एक्सपीरियंस, अगर उस बंदे का वो जो मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज जो आपने उसके बारे में सोचा हुआ, अगर वो चेंज हो जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता, थस कन्फर्मिंग द स्टीरियोटाइप, तो आप क्या करते हैं, आप अपने स्टीरियोटाइप को कन्फर्म करते हैं कि क्या ये बंदा उस तरह काम कर भी रहा है जो मैं ये सोच रहा हूँ इसके बारे में, या क्या ये इतना पहुंची हुई चीज़ है जो मैंने इसको समझा है। तो ये चीज़ है कि जब बच्चे आप सिंपली इस चीज़ को मैं इस तरह से एलेबरेट करूँगी कि आप किसी को देखते हैं उसके बारे में आप असम्पशन बना लेते हैं, अपने माइंड के अंदर परसेप्शन बना लेते हैं कि ये बंदा अच्छा होगा। अगर फिर आप सोचते हैं कि ये बंदा अच्छा है तो इसको तो हर अच्छा काम करना चाहिए। अगर वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता या मतलब उसके वो उनके ख़िलाफ़ काम करता है, अपोजिट होता है उन चीज़ों के, अब उसको तो नहीं पता आपने उसके बारे में क्या क्या सोचा हुआ दिल दिमाग के अंदर, तो अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो आप जो हैं आप कहते हैं मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो उन चीज़ों पे पूरा उतरता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो फैसिनेट करता है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन कायम करते हैं अपने माइंड के अंदर, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ स्टीरियोटाइप। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन है, स्टीरियोटाइप होती क्या है। स्टीरियोटाइप अजम्पशंस ऑफ व्हाट पीपल आर लाइक वेदर ट्रू और फॉल्स। अब ये दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा एक लड़का है, उसने अपने गले में बड़ा कोई रुमाल शुमाल डाला है, कॉलर खोले हुए हैं, ऐसे कफ उड़ाए हुए हैं, बटन्स अपने खोले हुए हैं, तो आप कहेंगे यही लोफर। और हो सकता है मतलब ये उसके लिए लोफरी ना हो, वो बड़ा कोई लाइक स्टूडेंट हो। तो जो स्टीरियोटाइप होती है, ज़रूरी नहीं है आप पहली बार किसी को देखें और जो आपने अपने माइंड के अंदर लेकर आए हैं हमेशा वो बात ठीक हो, वो गलत भी हो सकती है और वो ठीक भी हो सकती है। सेकेंड चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। बच्चे बॉडी लैंग्वेज जो है ना किसी भी इंसान की, अब हमने इंसानों को स्टडी करना तो बॉडी लैंग्वेज तो देखनी पड़ेगी। अब आप किस तरह सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कि जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बात करने का स्टाइल जो है, अगर बॉडी लैंग्वेज यूँ है कि वो बिल्कुल हाथ नीचे करके खड़ा है और आपको पढ़ाई जा रहा है और उसकी ना मुंह पे कोई एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ना उसकी कोई उतार चढ़ाव हुआ है, ना उसकी कोई हैंड मूवमेंट है, ना उसकी आंखें बात करती हैं या आई कांटेक्ट उसका नहीं है, तो आपको जो कोई भी चीज़ है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकती। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंसानों में इंटरेक्शन जब होता है उसमें देखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज के बाद यहाँ पर स्लाइड से पॉइंट्स है कुछ, या आप ऐसे करें इनको स्किप कर देंगे, 4 पॉइंट्स हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आई कांटेक्ट की बात करते हैं। देखिए बच्चे, जब आपसे मैं बात कर रही होती हूँ क्लास के अंदर, तो हमारा आई कांटेक्ट कैसा होता है, मैं हर एक बच्चे की मुंह की तरफ देख रही होती हूँ, सबकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही होती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ या मैं नीचे देखने लग जाऊँ या मैं ऊपर देखने लग जाऊँ या मैं बोर्ड को ही देखती रहूँ और आपको ना देखूँ। आई कांटेक्ट आपको आपकी बात कन्वे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगले बंदे के साथ आपका राबता हो, बसरी राबता, बसारत, यानी कि आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करना, अपने पॉइंट को इलेबरेट करना, ये सारी चीज़ें आई कांटेक्ट के अंदर आती हैं। तो जब आपने ह्यूमंस को स्टडी करना है तो आपने देखना है कि इंटरेक्शन करते हुए, आपस में बात करते हुए उनका आई कांटेक्ट कैसा है। उसके बाद अच्छा है स्माइलिंग। अब स्माइलिंग क्या है कि स्माइल करना हमारी सोसाइटी में अच्छा समझा जाता है। ठीक है, लेकिन स्माइल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बेवकूफ़ों की तरह हर वक्त स्माइल ही होती रहे। कोई बात हो, हाँ, अगर वो स्माइलिंग है आपको स्माइल उस पर करनी चाहिए, तो आपको स्माइल
करना एक अच्छी हैबिट है आपकी, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपको स्माइल पास कर देते हैं तो इट्स गुड साइन। लेकिन अगर आप एक शटी सा फेस लेकर और एंग्री से, एग्रेसिव से होकर आप किसी भी चीज़ को बात करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज को हम लोग इलेबरेट कर दिया ना मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर, तो ये लास्ट बॉडी लैंग्वेज था। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रामाटर्जी। ड्रामाटर्जी क्या है, ये कौन सी टर्म है, अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ड्रामाटर्जी क्या है? ड्रामाटर्जी है थियोरेटिकल टर्म, ठीक है। थिएटर देखते हैं आप लोग, थिएटर थियोरेटिकल टर्म है, ये थिएटर में यूज़ होती है, ये जो स्टेज ड्रामाज होते हैं और इनमें। लेकिन अब ये जो अर्विंग गॉफमैन था ना, ये इसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। इसने उठा के इसको सोशियोलॉजी पे इम्प्लाई कर दिया, सोसाइटी पे इम्प्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये थी बेसिकली एक स्टेज ड्रामा की, आप कह सकते हैं उसको ड्रामाटर्जी। लोग कहा करते थे स्टेज से जो चीज़ें रिलेट करती थी ना, ड्रामा से, शोज़ से, उनको कहते थे ड्रामाटर्जी। इसने अर्विंग गॉफमैन जो था, इसने क्या किया, इसने इसी टर्म को सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि आप जो है ना ड्रामा या ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह आप सोसाइटी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्रामा तो एक ड्रामा है, वो तो एक सिनेरियो, एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपने एक्ट करना होता है, आपके रोल होते हैं, हर बंदे का अपना किरदार निभाना होता है, ड्रामा ख़त्म। लेकिन वो कहता है कि जो आपकी ज़िंदगी है ये भी एक ड्रामा की तरह है, और आपने इसमें अपने रोल देने होते हैं, आपका रोल होता है, आपका स्टेटस होता है, आपको हर अपना रोल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कहता है बच्चे, अब कहता है कि 2 स्टेजेस होती हैं आपकी लाइफ की, एक होती है फ्रंट स्टेज, एक होती है बैक स्टेज। साइड पे मैंने मेंशन भी किया है कि 2 स्टेजेस होती हैं। अब फ्रंट स्टेज क्या होती है और बैक स्टेज क्या होती है? फ्रंट बच्चे जो आप लोगों के सामने कर रहे होते हैं, बैक स्टेज जहाँ पर आप तैयारी करते हैं कि मैंने लोगों के सामने जाकर किस तरह से अपना ड्यूटी करनी है, किस तरह अपना स्टेटस बनाना है, किस तरह अपनी इज्जत जो है वो बनानी है। तो फ्रंट और बैक स्टेज जो है ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इंसान के लिए। वही बात आ जाती है कि जब आप स्टेज पे जाते हैं, अगर आपने कोई जैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, या किसी डांस शो में पार्टिसिपेट किया, या किसी डिबेट तकरीर में पार्टिसिपेट किया, आप स्टेज के ऊपर जाते हैं तो आप वही कुछ पढ़ते हैं जिसकी आपने बिहाइंड द स्टेज यानी बैक स्टेज पे आपने प्रैक्टिस की हुई होती है। तो फ्रंट स्टेज कौन सी है? जब आप ऑडियंस से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। और आपकी बैक स्टेज कौन सी है? जब आप बैक में मतलब तैयारी करते हैं उस चीज़ की कि जो आपने जाकर प्रेजेंट करनी है। आई होप सो आप लोगों को गो थ्रू हो गया होगा। यहाँ पर बच्चे एक टर्म है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट कॉल्ड आवर एफर्ट्स टू मैनेज द इम्प्रेशंस दैट अदर रिसीव ऑफ अस, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब जैसे दूसरे हमें करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, ठीक है। इम्प्रेशंस हर एक बंदे के होते हैं। आपको गुस्सा आया हुआ है तो अगर आप क्लास के बाहर लड़े हैं, आपको गुस्सा आया, अब जब क्लास में एंटर होंगे तो आप टीचर के सामने अच्छे इंप्रेशन देंगे, ठीक है, अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ अंदर आएंगे। तो इट्स मीन कि आपने मैनेज करना सीख लिया। हर सिचुएशन में हर बंदा जो है वो मैनेज करता है। अब देखें, मैंने क्लास में आपसे लेनी थी प्रेजेंटेशन। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने कल प्रेजेंटेशन तैयार करके आनी है। जब मैं क्लास के अंदर एंटर होती हूँ तो आप लोग सब प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ एक एक बच्चे को कहती हूँ आते जाएँ रोस्टरूम पे, अपनी प्रेजेंटेशन दें और प्लीज़ बैठ जाए। अब आप लोग आते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो आपकी फ्रंट स्टेज होगी। जब आप लोगों से बात करें, आप ऑडियंस से बात करें, आप मेरे से बात करें, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्रंट स्टेज है। लेकिन बैक स्टेज जो आपने क्लास के बाहर घर में दोस्तों के साथ बैठकर जो भी प्लानिंग की होगी, जैसे भी वो मटेरियल इकट्ठा किया होगा, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन की होगी, ड्रेस अपना फाइनल किया होगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बैक स्टेज की चीज़ें हैं। तो समझ आ गई आपको कि लाइफ पे किस तरह से अप्लाई होती है हमारी ड्रामाटर्जी जो है, ये हमारी लाइफ पे किस तरह अप्लाई होती है और किस तरह से हमारी लाइफ को ये जो है वो अफेक्ट करती है। अच्छा बच्चे, ये तो हो गई फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। होप सो आपको इजी एग्जांपल्स के साथ ये मैंने करवाया, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पर एंड पर है रोल परफॉर्मेंस। थर्ड लास्ट लाइन है यहाँ पर, रोल परफॉर्मेंस। द पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन दैट यू गिव अ रोल योर स्टाइल इज़ नॉन एज रोल परफॉर्मेंस। अब देखें, हर एक बंदे का रोल होता है। स्टेज ड्रामा के अंदर भी हर एक बंदा अपना अपना रोल कर रहा होता है। इसी तरह आप लाइफ के अंदर आपका जो स्टेज चल रहा होता है, आपने उसके ऊपर भी अपना रोल अच्छी तरह परफॉर्म करना है। हम इसे क्या कहते हैं? ये आपकी रोल परफॉर्मेंस है। अच्छा बच्चे, उसके बाद आ जाता है आपका रोल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? ये खिंचाव होता है, ठीक है। अ कॉन्फ्लिक्ट नॉन एज रोल स्ट्रेन। जब आपके रोल के अंदर खिंचाव आ जाए, तनाव आ जाए, आप एक बहन भी हैं, आप एक बेटी भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप एक मदर भी हैं, आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं कौन सा अपना रोल जो है वो सबसे ज़्यादा अदा करूं, ठीक है।
आपने बच्चों को भी देखना है, आपने जॉब को भी देखनी है, आप वर्कर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, तो काफ़ी रोल आपके हैं। लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सा रोल जो है उसको ज़्यादा टाइम देना है। तो ये हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये रोल स्ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद रोल स्ट्रेन हो गया आपका। यहाँ ये है साइन व्हीकल, इसकी बेशक ज़रूरत नहीं है, इतना इसको ना भी आप करें तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है जी, ये चलिए साइन व्हीकल को मैं थोड़ा सा कर देती हूँ इलेबरेट। साइन व्हीकल होती क्या है? टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ वी यूज़ 3 टाइप ऑफ साइन व्हीकल। साइन व्हीकल है कि जैसे आप साइंस के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हैं ना, आपस में इंटरेक्ट करते हैं साइंस के थ्रू, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं इसकी, साइन व्हीकल की, आप कह सकते हैं इसको। फर्स्ट है सोशल सेटिंग। अब हर एक बंदे के पास सोशल सेटिंग होती है। मुझे बताएं, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपके पास क्लासरूम ही नहीं है, आपके पास टीचर ही सामने मौजूद नहीं है, आपके साथ स्टूडेंट ही बाकी नहीं है, तो आप बताएं मुझे, आप प्रेजेंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये आपकी सोशल सेटिंग होती है जो होना बहुत ज़रूरी है रोल अदा करने के लिए। फिर अवर अपेरेंस, अगर आप मौजूद ही ना हो कहीं पे, ठीक है, क्लास में 10 बजे की टाइमिंग है, आप 1 बजे आ रहे हैं, जब आपकी मौजूदगी ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं, आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ? नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। थर्ड है अवर मैनर्स। अब मैनर क्या है? अब मैनर बच्चे ये चीज़ है कि जैसे आपके अंदर अगर वो मैनर्स ही नहीं, वो एटिकेट्स ही नहीं है, जैसे आप किसी चीज़ को गो थ्रू कर सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड, आप में मैनर नहीं है, आप में इम्बैलेंसिंग आपकी सिचुएशन है, तो ये भी जो होती है ये साइन व्हीकल का थर्ड एलिमेंट है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक टर्म बच्चे यूज़ हुई है, देखें, फेस सेविंग बिहेवियर, ठीक है, फेस सेविंग बिहेवियर, ये आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपना स्टेज ड्रामा, अगर मैं पहले आपको एग्जांपल वो देती हूँ कि एक बंदा अपना स्टेज ड्रामा पे ना कोई अपना भूल गया है डायलॉग, ठीक है, डायलॉग भूल गया है। अब उसने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है कि लोगों को फील ना हो कि वो भूल गया, लोग उसके फेस को पढ़ ना सकें, उसको देखें ना कि ये परेशान है, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, इस तरह से कुछ। सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन बींग्स इन द सोशल लाइफ, इन द डेली लाइफ, कि इंसान क्या करते हैं, वो भी फेस सेविंग बिहेवियर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है अपनी क्लास के अंदर, और उसके क्लास के अंदर बहुत खामोशी है, और उसके पेट से ग्रॉलिंग की आवाज़ आ रही है, तो वो अब उसको शर्मिंदगी तो होगी कि ज़ाहिर बात है, इतनी अजीब आवाज़ आ रही है पेट के अंदर से, उसने खाना नहीं खाया, वट जो भी सीन था, तो वो क्या करेगा कि वो एक स्माइली से फेस के साथ और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, कि आप लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, वो ये कहेगा कि मैंने रात से खाना नहीं खाया, या मैं सुबह नाश्ता नहीं करके आया, तो बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, लेकिन अभी मैं कर लूँगा। मतलब एक उसने अपने एक्सप्रेशंस को फ़ौरन से मैनेज कर लिया, अपने फेस के ऊपर जो बिहेवियर था वो बड़ा अच्छा लेकर आया कि आपको पता ही ना चले उसका वीक पॉइंट क्या है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फेस सेविंग बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर ये ऊपर इसके फेस सेविंग बिहेवियर के ऊपर ही एक टर्म है टीम वर्क। अब टीम वर्क क्या होता है, आप मुझे बताएं, जब आपने कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई मूवी, कुछ भी बनाना हो, स्टेज ड्रामा वगैरह, तो आपके पास एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास सोशल सेटिंग के अंदर भी जब आपने इंटरेक्शन करना है ह्यूमंस के साथ अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो तब भी आपके पास सोशल सेटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सोशल सेटिंग नहीं होगी ना, तो आप कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, बिहेविंग द रोल वी प्ले, बिकमिंग द रोल्स वी प्ले। अब वो जो रोल हम प्ले करते हैं, क्या हम उनको अच्छी तरह निभा रहे हैं? क्या हम वही इंसान हैं जो हम प्ले कर रहे हैं? क्या हम दिखावा तो नहीं कर रहे? क्या हम कितना अच्छी तरह से उस रोल के अंदर मर्ज होके अपनी ड्यूटी, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं? ये चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आपका है एथनो मेथोडोलॉजी। भाई जी, एथनो मेथोडोलॉजी जो है ना, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ बैकग्राउंड अजम्पशन टू मेक सेंस ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी में, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। एथनो मेथोडोलॉजी जो है ये बेसिकली क्या है कि लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना बैकग्राउंड की सहारा ज़रूर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे थे, सड़क क्रॉस करने लगे थे, रोड क्रॉस करते हुए आपको एक साइड से बाइक आते हुए मतलब लगा, हिट हुआ और आपका कोई बाजू फ्रैक्चर्ड हो गया खुदा न खास्ता, तो आप क्या करेंगे कि जब भी कोई बच्चा या बूढ़ा सड़क क्रॉस करने लगेगा, आप फ़ौरन एक बार ज़रूर देखेंगे कि कोई पास इसके बाइक तो नहीं आ रहा, इसको दोबारा से कुछ इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। यानी जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की हुई होती है, आप उसकी रिलेटेड अपने माइंड में रख कर उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप दूसरी चीज़ों को परखते और पढ़ते ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
अच्छा बच्चे, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आपका द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब मुझे बताएं रियलिटी किस तरह बनती है। बच्चे रियलिटी हमेशा इस तरह बनती है कि जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो रियलिटी बनती है। अब मुझे बताएं, आप लोगों को पता था किसी को कि जो लड़कियाँ हैं उन्होंने हमेशा सर पे दुपट्टे लेने हैं? नहीं पता था। किस तरह पता चला? एक बंदा था, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, करते करते ये एक प्रैक्टिस थी जो बहुत फेमस हो गई और लड़कियों ने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया। फिर मुझे ये बताएं कि किसी को पता था यूनिवर्सिटी जब कभी जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी, चलें बाहर तो बाहर रही, पाकिस्तान की कोई पहली यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर किसी को पता था कि लड़कों ने एक साइड पे बैठना है और लड़कियों ने एक साइड पे बैठना है? नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने आपस में इंटरेक्ट किया तो कंस्ट्रक्ट हुई रियलिटी, ये सच्चाई बनी, इसके वजूद में आई कि लड़कियों ने एक साइड पे बैठना है, लड़कों ने एक साइड पे। तो बेटे जो भी आपकी रियलिटीज़ होती हैं ना आपकी लाइफ के बारे में, वो सारी कैसे बनती हैं? वो सारी और सारी की सारी फॉर्म होती हैं आपके इंटरेक्शन से। अगर आप इंटरेक्ट ही आपस में नहीं करेंगे तो आपकी कभी भी रियलिटी नहीं बन सकती है। रियलिटी कौन बनाता है? ह्यूमन बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? हमेशा इंटरेक्शन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी इफ़ पीपल डिफ़ाइन, फर्स्ट लाइन है इफ़ पीपल डिफ़ाइन सिचुएशंस एज रियल दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेज। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन। ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है, ये फर्स्ट लाइन अंडरलाइन हुई हुई है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन। के लोग जो जिस सिचुएशन के अंदर होते हैं ना उनको लगता है ये नेचुरल है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे एक बंदा, उसने अपनी बेटी को जो है वो तालीम हासिल करने के लिए भेजा, उसकी देखा देखी 10 बंदों ने और भेजा, उनकी देखा देखी 10 ने और भेजा, करते 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 आज लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो ये है कि लोग इंट्रैक्शन के थ्रू आप अपनी जो रियलिटी है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, इसके बाद क्या है कि द नीड फॉर बोथ माइक्रोबायोलॉजी एंड मैक्रोबायोलॉजी। अब इन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, द नीड फॉर बोथ मैक्रोसोशियोलॉजी एंड माइक्रोसोशियोलॉजी। अब मैक्रोसोशियोलॉजी की भी ज़रूरत है, माइक्रो की भी ज़रूरत है। आपने किसी सोसाइटी को पढ़ना है बच्चे, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जब उसके इदारों को पढ़ना है या ब्रॉडर लेवल पर पढ़ना है तो आप किस वाली सोशियोलॉजी को यूज़ करेंगे? आप करेंगे मैक्रोसोशियोलॉजी को। और माइक्रो को आप कब यूज़ करेंगे? जब आपने लोगों के दरमियान होने वाले इंटरेक्शन को पढ़ना है कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके मसले क्या हैं, क्या इंस्टीट्यूशन इदारे इनके मसले हल कर रहे हैं। तो जब आप बच्चे उनको पढ़ेंगे, इंसानों को, उनकी मजबूरियाँ, उनकी वो सारा बिलीफ, लाइफ, वैल्यूज़, उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये माइक्रो सोशियोलॉजी है। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, वो थोड़ा सा स्किप ऑफ टंग था, मेरी ज़बान स्लिप हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई एक भी पॉजिंग नहीं दी बीच में। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं अपनी टीचर को, इकरा को, तो फिर वो मुझे जो है वो बता देंगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। और बच्चे, मैंने आपको बहुत इजी वर्डिंग के अंदर बहुत सिंपल एग्जांपल्स देकर ये सारी चीज़ें एलैबोरेट की हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश फॉर्म के वो किताबी कीड़े बन जाएं, इस तरह मैं नहीं कहती, लेकिन आपको एटलीस्ट माइंड के अंदर इतना अपने माइंड को खोलने, ब्रॉड करें कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी से एग्जैक्टली रिलेट कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।